हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 76। देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाया। साथ ही, मैं उत्सुक भी हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं, सीनियर? राघव मेहरा ने साफ कहा, आपने मुझे हमेशा सीनियर कहा है और मेरे साथ बहुत विनम्रता से पेश आए हैं। इसकी असली वजह क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, और कृपया झूठ मत बोलिए। राघव मेहरा को हमेशा लगता था कि उनमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर हर कोई ऐसा है, तो उसके साथ भी कुछ गड़बड़ होगी। हमें आज ही यह सब पता लगाना होगा। जहाँ तक खाने की बात है तो वह पूछने में बहुत आलसी था। वे ऐसे ही खाते हैं, उन्हें लगता होगा कि इसका स्वाद अच्छा है। वह इस बात पर बहुत आश्वस्त था। एकमात्र बात जिसे लेकर वह असमंजस में थे, वह थी किसी को वरिष्ठ कहना। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और दूसरा व्यक्ति एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक क्षण के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दूं। वे सोच रहे हैं, वरिष्ठ, आपका इससे क्या मतलब है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्योंकि आप मजबूत हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि समस्या इतनी सरल नहीं है। वे सोचने लगे। ये देखकर कि दोनों ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि सोचने लगे, राघव मेहरा कुछ देर के लिए अवाक रह गए। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। देवेंद्र मुर्मू वास्तव में यह अनुमान नहीं लगा सके कि राघव मेहरा के शब्दों का अंतर्निहित अर्थ क्या था, और यह भी कहा कि झूठ मत बोलो। अच्छा, बस सच सच जवाब दो, और कोई रास्ता नहीं है। देवेंद्र मुर्मू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, सीनियर की ताकत की वजह से। ये कहने के बाद उसे चिंता होने लगी। वह राघव मेहरा की ओर देखने लगा कि अब वह क्या प्रतिक्रिया देगा। यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको उसका समाधान करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर राघव मेहरा का मुंह खुल गया। शक्तिशाली? क्या शक्तिशाली? उसे लगा कि वह किसी भी तरह से मजबूत नहीं है, या यह आदमी गाड़ी चला रहा है। क्या आप इस पहलू में मजबूत हैं? देवेंद्र मुर्मू अंधेरे में चलते हुए केवल इतना कह पाए, खेती बहुत शक्तिशाली है। खेती? राघव मेहरा कुछ देर के लिए अवाक रह गए। क्या ये बकवास नहीं है? सचमुच उसके पास कोई साधना नहीं है? मैं सचमुच एक साधारण व्यक्ति हूँ। राघव मेहरा शर्मा गया और असहाय होकर बोला। राघव मेहरा की बात सुनने के बाद देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आया कि क्या कहें। वे जानते थे कि उनके पूर्ववर्ती भी ऐसे ही होंगे। वे अब सचमुच कुछ कहना चाहते हैं। वरिष्ठ, यदि आप नश्वर होते तो हम मानव नहीं होते। राघव मेहरा ने उनकी असहाय भाव भंगिमाओं को देखा और समझ नहीं पाया कि आगे क्या कहे। ये वह उत्तर नहीं था जो वह चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कितना कमज़ोर है। कुछ देर तक दौड़ता रहा और फिर भी हौंफता रहा, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति ने उनसे झूठ नहीं बोला। और ऐसा लगता है कि यह कथन कि उनमें मजबूत साधना है, वास्तव में यह समझा सकता है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। देवेंद्र मुर्मू ने गहरी सांस ली और कहा, वरिष्ठ महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमारी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ कर दीजिए। देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा को प्रणाम किया। चाहे आपका उत्तर सही हो या गलत, पहले माफ़ी मांगना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है। राघव मेहरा फिर से अवाक रह गए। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पास कोई खेती नहीं है, अन्यथा कौन किसान इतना कमज़ोर होगा। 1 साल पहले जब वह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पहाड़ पर गया था, तो एक जंगली सुअर ने उसका पीछा किया और उसे सींग मार दिया। उस समय दौड़ने से उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अगर उसने सचमुच कुछ साधना की होती तो क्या ऐसा होता? ठीक है, कोई बात नहीं। राघव मेहरा पूछने में बहुत आलसी था, क्योंकि पूछने पर भी उसे कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बजाय इसने मुझे और भी अधिक उलझन में डाल दिया। ये देखकर कि राघव मेहरा के पास पूछने के लिए और कुछ नहीं बचा है और उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है, देवेंद्र मुर्मू ने कहा, तो फिर वरिष्ठ, क्या अब हम चल सकते हैं?
राघव मेहरा ने ये सुना और देखा कि खाने का समय हो गया है। उसे अपने सिस्टम के काम में अभी भी 2 लोगों की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसने कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी दोनों दंग रह गए। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर जल्दी से देखा। फिर उन्होंने राघव मेहरा की ओर निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया। नहीं सीनियर, अस्वीकार करना, मना करना ही होगा। सीनियर साहब ये पूछकर उनकी परीक्षा ले रहे होंगे। आइए देखें कि क्या वे अब भी उतने ही लालची होंगे जितने वे शुरू में थे। उन्हें नहीं पता था कि अभी पूछा गया प्रश्न किसकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन रात के खाने के लिए रुकना निश्चित रूप से उनके लिए एक परीक्षा थी। दोनों लोगों को इस तरह मना करते देख राघव मेहरा फिर से दंग रह गया। उसने सोचा कि दोनों खुशी से सिर हिलाएंगे। इस समय उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मानो उसने कुछ देख लिया हो। अर्थ क्या है? क्या आपको पहले खाना पसंद नहीं था? राघव मेहरा वास्तव में उनसे उलझन में थे। क्या तुम्हें सच में इसे नहीं खाना है? अनिका सूरी का खाना बनाना मुझसे बेहतर है, राघव मेहरा ने फिर कहा। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने न केवल अपना सिर हिलाया, बल्कि हाथ हिलाकर कहा, वास्तव में नहीं। राघव मेहरा का मुंह फड़क उठा और उन्होंने आगे कहा, क्या तुम्हें ये पहले बहुत पसंद नहीं था? देवेंद्र मुर्मू ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, हम पहले बहुत लालची थे, लेकिन अब से हम कभी भी अवसरों का लालच नहीं करेंगे। राघव मेहरा उलझन में पड़ गए और जब उन्होंने दोबारा संभावना शब्द सुना तो उन्होंने पूछा, आप जिस संभावना की बात कर रहे हैं वह भोजन है या चाय? राघव मेहरा भी इस बात को लेकर असमंजस में थे और उन्हें पूछना पड़ा। आखिरकार किताब में यही लिखा है, भोजन और चाय की तरह संयोग का कोई अर्थ नहीं है। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और अन्य 2 लोगों ने सिर हिलाया। अतीत में वे इन अवसरों के लिए बहुत लालची थे। राघव मेहरा को तब समझ आ गया जब उसने दोनों को सिर हिलाते देखा। ऐसा लगता है कि उस पुस्तक में अभिलेख पूरे नहीं हैं। ठीक है, अपना समय लो। जहां तक संप्रदाय का मामला है, क्या तुम कृपया जल्दी करके इसे 2 महीने के भीतर पूरा कर सकते हो? मिशन की समय सीमा 3 महीने है और राघव मेहरा का मानना है कि इसे पहले पूरा करना अधिक सुरक्षित होगा। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और बोले, दरअसल हमने पहले ही एक पहाड़ी की चोटी चुन ली है। जिस गति से हम किसान घर बनाते हैं, उससे ये काम 1 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, ये काफ़ी कारगर है, तो मैं तुम दोनों को परेशान करूंगा। देवेंद्र मुर्मूलियन ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है। इसके विपरीत उसे लगा कि वह इससे बेहतर हो गया है। कुछ सुखद बातें। वे दोनों आंगन से बाहर चले गए। बाएं। राघव मेहरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गए। इतने लंबे समय तक अपनी भावनाओं के बारे में पूछने के बाद भी मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं। आपने कहा था कि मैं मजबूत हूँ। काश मैं सचमुच मजबूत होती। राघव मेहरा लेट गया और अपने सिर के ऊपर आड़ू के पेड़ को देखने लगा। अंततः मैंने उन मुद्दों के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, इसलिए मैं इन साधकों को मेरे साथ जो चाहे करने दूंगा। वह केवल यही सोच सकता था कि वह अंतिम 100 या उससे अधिक कार्यों को पूरा कर लेगा और एक ही झटके में अजेय बन जाएगा। भाई आओ और खाओ। इसी समय घर के अंदर से अनिका सूरी की आवाज आई। राघव मेहरा मुस्कुराते हुए उठे और तेजी से घर में चले गए। वह अनिका सूरी की शिल्पकला से मोहित हो गया है। संध्या। राघव मेहरा और अनिका सूरी दोनों सो गए हैं। आज रात आसमान तारों से भरा हुआ है। अति खूबसूरत। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर केवल झींगुरों की चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन इस समय शांत आकाश के ऊपर अचानक प्रकाश का एक बिंदु प्रकट हुआ। अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। वह प्रकाश बिंदु शीघ्र ही एक विशाल आग के गोले में बदल गया, जो अपने पीछे एक लंबी लाल पूंछ के साथ नीचे गिर रहा था। यह एक विशाल उल्कापिंड निकला। अगर राघव मेहरा इस समय सोए हुए न होते और ये दृश्य देखते तो उन्हें गहरा सदमा लगता, क्योंकि यह उल्कापिंड उस यार्ड की ओर बढ़ रहा था जहां वह था। शांतिपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक ऊंचे पहाड़ पर कल ही अचानक इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस समय घर के सामने एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था, मानो चांदनी को सोख रहा हो और ध्यान कर रहा हो। आरव ने कल ही यहाँ रहने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ रहने का निर्णय इसलिए लिया था ताकि भविष्य में कुछ भी होने पर उन्हें अपने वरिष्ठों से मिलने में सुविधा हो।
आखिरकार त्यानजुन टॉवर और शांतिपुर के बीच की दूरी काफी अधिक है। साथ ही उसे लगा कि उसका वरिष्ठ इतना शक्तिशाली है कि अगर वह दूर से उसे देखे तो वह कुछ समझ सकेगा और इस तरह खुद को बेहतर बना सकेगा। और जब आसमान से उल्कापिंड गिरे, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके अभ्यास किया। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने जल्दी से आसमान की ओर देखा। जो कुछ गिरा उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये होंगज़े फॉर्चून स्टोन निकला। स्थिति को देखते हुए यह उस शहर की ओर बढ़ रहा है जहां वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ, आप इस छोटी सी दुनिया में छिपे हुए हैं, लेकिन इस दुनिया को आपकी किस्मत का पता चल गया होगा, इसलिए उसने इस तरह की चीज भेजी। आरव ने अनुमान लगाया। उल्कापिंड बहुत तेज गति से गिरा, लेकिन उन्होंने ये सोचकर इसे नज़रअंदाज कर दिया कि उनके वरिष्ठ इसे संभालने में सक्षम होंगे। साथ ही वह ये भी देखना चाहते थे कि उनके वरिष्ठ इसे कैसे संभालते हैं। यदि मैं वरिष्ठों को कार्रवाई करते देख सकूं, तो मुझे डर है कि शायद मुझे कुछ लाभ हो। लेकिन जैसे ही उल्कापिंड गिरा, वह हौंफने लगा। यह उल्कापिंड बहुत बड़ा है। उसने इसे कभी नहीं देखा था। शांतिपुर के एक प्रांगण के अंदर। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या मालिक ने गलती से फिर से अपनी किस्मत खोल दी है? यह महीने में एक बार आता है, बहुत परेशान करने वाला है। इस बार यह बड़ा लग रहा है। छोटी सुनहरी मछली, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बार किसे फायदा होगा। हालांकि गुरु ने थोड़ा ही रिसाव किया है, लेकिन यह इस नश्वर संसार के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मुझे डर है कि उस परिवार में कोई भविष्य में अमर हो जाएगा। कोने में खड़ा अमर हथियार चुपचाप मालिकों के बीच की बातचीत सुन रहा था, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ये सुनकर छोटे तालाब में बैठी सुनहरी मछली हंसी और बोली, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। मैं तुम्हें एक खास तरकीब दिखाऊंगी। जैसे ही वह बोल रहा था, एक ताड़ के आकार जितनी बड़ी सुनहरी मछली अचानक तालाब से बाहर कूद पड़ी। फिर वह सुनहरी रोशनी में बदल गया और आकाश में उड़ गया। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। एक क्रूर सुनहरा ड्रैगन अत्यंत तीव्र गति से हवा में घूम गया। सुनहरे ड्रैगन के शल्क चांदनी की पराकाष्ठा से चमक रहे थे। सुनहरी रोशनी हर जगह चमक रही थी, जिससे रात रोशन हो रही थी। विशाल उल्कापिंड भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। पलक झपकते ही वह पतले बादलों को चीरता हुआ सुनहरे ड्रैगन के पास पहुंच गया। सुनहरा ड्रैगन हवा में चक्कर लगाता और नाचता रहा। जैसे ही उल्कापिंड पास आया, पलक झपकते ही वह उसके पास पहुंच गया। फिर उसने उल्कापिंड पर अपना निशाना साधा और अचानक हवा का एक बड़ा झोंका आया। हवा ने उल्कापिंड से सारा प्रभाव बल हटा दिया और उल्कापिंड हवा में वापस उछलकर क्षितिज की ओर उड़ गया। जब सब कुछ हो जाता है, तो सुनहरा ड्रैगन नीचे उड़ जाता है। आंगन में गिरना, वह एक सुनहरी मछली में बदल गई और पानी में डूब गई। हा, आप मेरे अनोखे कौशल के बारे में क्या सोचते हैं? मछली तालाब से एक बहुत ही संतुष्ट आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि यह बहुत मजेदार काम है। लेकिन जैसे ही आवाज शांत हुई, पूरा प्रांगण शांत हो गया। आड़ू, रसोई का चाकू, मुर्गा, अमर हथियार, वे अवाक रह गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अभी क्या हुआ था। तो इस बेवकूफ ने जिस अनोखे कौशल का उल्लेख किया था, वह वास्तव में अपने पाइदों से उल्कापिंडों को पकड़ना था और फिर उल्कापिंड को विक्षेपित करने के लिए पाद के बल का उपयोग करें। भाई, क्या तुम्हारा पिछवाड़ा गर्म नहीं है? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम हैरान हो? गोल्डफिश ने देखा कि माहौल गड़बड़ था और वह फिर बोली, आड़ू का पेड़, बहुत बढ़िया। चॉपर, बीफ पाई +1, मुर्गा, बीफ और 2। केवल अमर हथियार ने अपना स्वरूप बनाए नहीं रखा और कुछ कहा, बॉस, आप बहुत मजबूत हैं। अगर अगली बार भी ऐसी कोई बात सामने आए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आंगन में मौजूद सभी दिव्य अस्त्रों की नज़र अमर अस्त्र पर पड़ गई। उनके दिमाग में केवल एक ही वाक्य है, क्या आप ज़रूर हैं? सुनहरी मछली ने तारीफें सुनी और हंसते हुए बोली, मैं तो बस औसत हूँ। मेरी तारीफ मत करो, वरना मुझे घमंड हो जाएगा। एक बार ऐसा कहा गया। पूरा आंगन फिर से शांत हो गया। माहौल बहुत अजीब है। दूर एक पहाड़ की चोटी। आरव आश्चर्य से ये दृश्य देखता रहा। अभी अभी सुनहरे अजगर के प्रकट होने से वह डर गया। वरिष्ठ, आपके आंगन में सचमुच कई भयानक जीव छिपे हैं।
मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वहां एक अजगर भी होगा। आरव ने अपनी लार निगल ली। अभी जो दृश्य था वह सचमुच अद्भुत था। ड्रैगन ने उल्कापिंड को एक छोटा सा पत्थर समझा। उसने बस अपनी पूंछ से उसे छुआ, जिससे सारा प्रभाव खत्म हो गया और उल्कापिंड उछलकर दूर चला गया। ये बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस समय वह एक दिशा में भी देख रहा था। ये वही दिशा है जहां उल्कापिंड उड़ा था। वह भाग्यशाली पत्थर किसे मिलेगा जिसे वरिष्ठ नहीं चाहते थे। ये भाग्यशाली पत्थर इतना बड़ा है, मुझे डर है कि भविष्य में कुछ लोग प्रमुखता से उभरेंगे। आरव बुदबुदाया। हंसिता साम्राज्य महल में यहाँ पहले बहुत शांति थी, लेकिन इस समय एक जोरदार धमाके के साथ आवाज बहरा कर देने वाली थी। जमीन जोर से हिल गई। महल में सभी लोग सदमे में जाग उठे। शाही शहर में भी इस समय 90% लोग भयभीत होकर जाग रहे थे। जब महल में मौजूद ताकतवर लोगों ने यह आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि दुश्मन ने हमला कर दिया है और वे सभी सतर्क हो गए। लेकिन जब वे पहले स्क्वायर पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। तब सबके चेहरे पर खुशी झलक उठी। यह एक घर जितना बड़ा होनगजे फॉर्चून स्टोन निकला। इस रात पूरे शाही शहर में फिर कोई नहीं सोया। मात्र 1 घंटे में ही यह खबर साम्राज्य की सड़कों और गलियों में फैल गई। अगले दिन पास के शाही राज्य को भी यह खबर पता चली। ये खबर महामारी की तरह फैल गई। हर कोई जानता है कि इस बार हंसिता साम्राज्य का उदय होने वाला है, और ऐसा जिसे कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही समय बाद एक और खबर सामने आई। राजकुमारी क्यानयू ने एक सुपर मजबूत शरीर को जगाया। वह तुरंत ही महाद्वीप के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक बन गए। कुछ ही समय बाद एक और विस्फोटक खबर सामने आई। हंसिता साम्राज्य के सेवानिवृत्त सम्राट मरे नहीं थे, बल्कि दशकों से एकांतवास में थे। आखिरकार इस क्षण वे बाहर आ गए। उन्होंने तो महायान क्षेत्र में भी प्रवेश कर लिया है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, ये हजारों मील दूर पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों बाद हंसिता साम्राज्य ने अचानक अपना नाम बदलकर हंसिता साम्राज्य कर लिया। साम्राज्य और राज्य के बीच का अंतर राज्य और साम्राज्य के बीच के अंतर जैसा ही है। इस परिवर्तन ने यह भी घोषित कर दिया कि हंसिता साम्राज्य महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गया है। यद्यपि हंसिता साम्राज्य इस प्रकार विकसित हुआ, फिर भी किसी ने इसे दबाने का साहस नहीं किया, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि यदि वे उन्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे तो वे दूसरों के उत्थान को नहीं रोक पाएंगे, बल्कि अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। भविष्य में उन्हें गंभीर प्रतिशोध का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई दमन नहीं हुआ। इसके विपरीत पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रशंसा फैलने लगी। कई सेनाएं मिलने आईं। शांतिपुर राघव मेहरा हर दिन अनिका सूरी के साथ रहता है। जब भी उनके पास समय होगा, वे अनिका सूरी को कुछ ज्ञान सिखाएंगे। बेशक उन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वह था अनिका सूरी को कुछ पृथ्वी संबंधी व्यंजन सिखाना। इसके अलावा अनिका सूरी इसे एक बार सीख सकती है और सबसे सरल व्यंजन को भी ऐसे व्यंजन में बदल सकती है जो अमर लोगों को भी मदहोश कर देगा। वह प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। इन दिनों साथ रहने के कारण अनिका सूरी राघव मेहरा के करीब आ गई। साथ ही मुझे यह आदत भी पड़ गई कि अगर मैं तरबूज नहीं खाता तो असहज महसूस करता हूँ। राघव मेहरा ने 1.5 माह से देवेंद्र मुर्मू को नहीं देखा है। इस समय वह सोच रहे थे कि क्या देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक नया संप्रदाय स्थापित कर लिया है। आखिरकार देवेंद्र मुर्मू ने शुरू में कहा था कि यह 1 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन अब 1.5 महीना हो गया है। जैसे ही उसने सोचना समाप्त किया, दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। वरिष्ठ, क्या आप वहां हैं? ये देवेंद्र मुर्मू की आवाज थी। राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। काओ काओ की बात करो, वह प्रकट हो जाएगा। यह अच्छी खबर होगी कि यह काम पूरा हो गया है और पूरा होने वाला है। राघव मेहरा मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। तथापि जब वह वापस आया तो वह थोड़ा उदास लग रहा था। देवेंद्र मुर्मू अच्छी खबर नहीं लाए, उल्टे बुरी खबर लाए। यह नया संप्रदाय लगभग निर्मित हो चुका है, लेकिन इसका आधिकारिक नामकरण होने में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि कल हंसिता साम्राज्य से कोई आया था। ऐसा कहा जाता है कि उनके पर्वतीय द्वार के पास एक प्राचीन खजाना है। क्षेत्र को घेर लिया। राघव मेहरा देवेंद्र मुर्मू को वापस घर में ले गए और बैठ गए। ये बहुत ही परेशानी वाली बात है, उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है।
देवेंद्र मुर्मू का चेहरा भी बहुत भद्दा लग रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि उनके चेहरे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुंह पर तमाचा मारा हो। वे दोनों बैठ गए। अनिका सूरी जानती थी कि यह वयस्कों का मामला है, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हुई। आंगन में अकेले खेलें। मिस्टर गोंग, मुझे बताओ क्या हुआ। राघव मेहरा की भौहें सिकुड़ गईं। यह अचानक घटित घटना थोड़ी अप्रत्याशित थी। उन्होंने कहा कि यह काम इतना आसान नहीं था। वरिष्ठ, कल दोपहर यही हुआ। आपको महाद्वीप की हालिया स्थिति के बारे में शायद जानकारी नहीं है। हाल ही में एक शक्ति तेजी से बढ़ रही है, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य की ओर। इस साम्राज्य को हंसता साम्राज्य कहा जाता है। हमने सोचा था कि इसका हमारे सुदूर गांव के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कल उन्होंने लोगों को भेज दिया। 3 उड़ने वाली नावें आई और उच्चतम स्तर का साधक वास्तव में क्लेश पार करने के चरण पर था। और उसका नेता कोई और नहीं बल्कि साम्राज्य की राजकुमारी ईशानी वर्मा थी। उन्होंने कहा कि पास में ही एक खजाना है और हमसे, जो उस परियोजना पर काम कर रहे थे, खोज और खुदाई में सहयोग करने को कहा। हमने पहले तो विनम्रता से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे इस बारे में चर्चा नहीं की है, बल्कि हमें आदेश दिए हैं। अब मेरे संप्रदाय और चंद्रश्री संप्रदाय दोनों पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। देवेंद्र मुर्मू ने कड़वी शिकायत करते हुए अपना अनुभव बताया। दरअसल वह यहाँ न केवल राघव मेहरा को इस बारे में बताने आए थे, बल्कि राघव मेहरा से उनके लिए निर्णय लेने के लिए भी कहने आए थे। लेकिन उनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक नहीं थीं। सबसे पहले वह जानता था कि वरिष्ठ लोग यहाँ अपने मन को साधने के लिए आते हैं और वे वानर देव को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, इसलिए वे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करेंगे। दूसरे, मैं जानता हूं कि सभी वरिष्ठ स्वामियों में एक विशेषता होती है, वे कमजोरों पर आक्रमण करने से कतराते हैं। देवेंद्र मुर्मू की नज़र में पूरा हंसता साम्राज्य अपने चरम पर था और बहुत शक्तिशाली था, लेकिन पूर्ववर्तियों की नज़र में वे सिर्फ उछल कूद करने वाले जोकर या सिर्फ चींटियां हो सकते हैं। अपनी भड़ास निकालने के बाद देवेंद्र मुर्मू ने कुछ और नहीं कहा। वह चुपचाप राघव मेहरा की तरफ देखते रहे, ये जानने के लिए कि आगे क्या कहना है। विशिष्ट कारण सुनने के बाद राघव मेहरा मन ही मन इस साम्राज्य को कोसना चाहता था। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। क्या यह मुझे मौत की ओर धकेलना नहीं है? राघव मेहरा को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह पहले से ही खेती के सामान्य ज्ञान पर किताब से इस महाद्वीप की बुनियादी स्थिति को जानता था। राज्य के ऊपर साम्राज्य है, साम्राज्यवादी राज्य के ऊपर सर्वोच्च स्तर का साम्राज्य है। साम्राज्य ने लोगों को भेजा है, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है और यह बेकार है। वैसे शुशान ज़ियानयुवान साम्राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मैं एल्डर टेन को आगे आकर समस्या सुलझाने के लिए कह सकूं, तो शायद मैं इस समस्या का समाधान कर सकूं। बात बस इतनी है कि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। और अनिका सूरी के पिता अभी आधा महीना पहले ही यहाँ आए हैं और वह अगले आधे महीने तक फिर नहीं आएंगे। ये सोचकर राघव मेहरा के पास कोई विकल्प नहीं था। हम बस समय बीतने का इंतजार कर सकते हैं। मेरे पास एक समाधान है, लेकिन इसमें आधा महीना लगेगा। इस आधे महीने के दौरान आप केवल उनकी बात मान सकते हैं। राघव मेहरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसका मतलब यह है कि कठिनाइयों से हारे नहीं, आगे बढ़ते रहें। जब देवेंद्र मुर्मू ने ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया। सीनियर, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो क्या आप कृपया आधे महीने तक इंतजार कर सकते हैं? अब आप उन्हें कुछ ही वार से मार सकते हैं। ठीक है, शायद सीनियर के पास कोई और इंतजाम हो। देवेंद्र मुर्मू ने सोचा और फिर इस बारे में नहीं सोचा। यही एक रास्ता था। इतना कहने के बाद उसे वापस जाना पड़ा। इस बार उनके बाहर आने की समय सीमा है, अन्यथा उनके बेटे और पोती की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसे ये भी धमकी दी गई कि यदि उसने खजाने का खुलासा करने की हिम्मत की तो उसके कबीले को नष्ट कर दिया जाएगा। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू को दरवाजे से बाहर निकाला और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, दरअसल अगर तुम विरोध नहीं कर सकते ओल्ड गोंग, तो बस उन्हें खोजो। शायद वे कुछ दिनों में उसे ढूंढ लेंगे और फिर वे चले जाएंगे। राघव मेहरा का मतलब था, मिस्टर गोंग, चूंकि आप विरोध नहीं कर सकते तो बस इसका आनंद लीजिए।
देवेंद्र मुर्मू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अलविदा कहा। राघव मेहरा वापस आंगन में आ गया, उसका चेहरा अभी भी थोड़ा खराब लग रहा था। विक्रम सूरी हर आधे महीने में एक बार आएंगे। उस समय वह विक्रम सूरी से जितेंद्र दांडेकर को ढूंढने के लिए कह सकते थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि जितेंद्र दांडेकर मदद करेंगे या नहीं। आखिरकार यह अभी भी एक साम्राज्य है। यदि वह मदद नहीं करता तो उसके मिशन की समय सीमा नज़दीक आ जाती। उसका जीवन संकट में है। इस तरीके के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। काश मैं भी उतना ही ताकतवर होता जितना वे कहते हैं। राघव मेहरा बहुत दुखी है। इस समय उन्होंने हवा से भी कहा, सिस्टम, क्या तुम मुझे पहले कुछ ताकत नहीं दे सकते? नहीं, जब तक आप सभी कार्य पूरे नहीं कर लेते तब तक आप कमज़ोर हैं। ये भावहीन शब्द सुनकर राघव मेहरा को इतना गुस्सा आया कि उसके दांत खुजलाने लगे। हमें कमज़ोर मत कहो, बस मुर्गियां कहो। सभ्य बनो, तुम और मैं। राघव मेहरा उदास मन से आंगन में लौट आया। वह इसलिए कमज़ोर था क्योंकि व्यवस्था अक्सर कहती थी कि वह कमज़ोर है, और अब उसे अपने बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। यदि जितेंद्र दांडेकर उनकी मदद नहीं कर पाते तो उनके पास केवल 1 महीना ही बचता। यदि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग संप्रदाय की स्थापना में मदद के लिए उपलब्ध नहीं होते तो उनके पास अन्य लोगों से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अनिका सूरी के पिता को खोज रहे हो। राघव मेहरा को नहीं पता था कि विक्रम सूरी कितना ताकतवर है। ये देखते हुए कि विक्रम सूरी इतने युवा हैं और शिक्षक भी नहीं हैं, उनकी ताकत देवेंद्र मुर्मू जितनी मजबूत नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक छोटा सा संप्रदाय स्थापित करना संभव हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे दूसरे पक्ष को अपनी मदद के लिए राजी करना होगा। और एल्डरलॉन्ग, मैंने उन्हें काफ़ी समय से नहीं देखा है। वे देवेंद्र मुर्मू से ज़्यादा ताकतवर होंगे। आरव देवेंद्र मुर्मू से उम्र में बड़े दिखते हैं और वे बहुत पढ़े लिखे हैं, पहली नज़र में ही मास्टर लगते हैं। हालांकि उनके लिए दूसरे पक्ष पर उम्मीदें लगाना थोड़ा अवास्तविक था। आखिरकार उसे नहीं पता था कि यह अस्तित्व उसे फिर से ढूंढने आएगा या नहीं। आखिरकार वह तो एक नश्वर प्राणी है, ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम ने अभी अभी सच्चे और हृदय विदारक शब्द कहे हैं। तुम कमज़ोर हो, ये बहुत क्रोधित करने वाला है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने कई बार सिस्टम से मदद मांगी है, लेकिन सिस्टम हर बार यही कहेगा, जीवन और मृत्यु भाग्य से तय होते हैं, चलो इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। राघव मेहरा प्रकृति को अपना काम करने दे सकते थे। कुछ दिन जल्दी ही बीत गए। शांत सुबह में अचानक बस्टिल्ड पर्वताश्रय संप्रदाय की ओर अचानक एक बड़ी भिनभिनाहट सुनाई दी। ये ध्वनि अत्यंत विचलित करने वाली है, इससे मेरे दांतों में दर्द होता है। राघव मेहरा, जो आंगन में थे, ने जब आवाज़ सुनी तो उनकी आंखें चमक उठीं। क्या ये हो सकता है कि खजाना मिल गया है? अभी कुछ ही दिन बीते हैं। अगर वे इस खजाने को जल्दी से खंगाल लें तो उनके पास एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय बच जाएगा। लेकिन इस समय वहाँ की स्थिति उसके विचार से भिन्न थी। कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ की चोटी पर आरव ने अचानक भौहें चढ़ाईं। यह महायान राक्षस जानवर की सांस है। पिछले कुछ दिनों में आरव को पर्वताश्रय संप्रदाय की स्थिति के बारे में भी पता चला है। मैं हंशिता साम्राज्य की गतिविधियों को भी जानता हूँ। वह इस बात से थोड़ा नाराज था। किसी संप्रदाय को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर करना जिसे अन्य लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये कुछ ऐसा ही है जिसका सामना उन्होंने पहले भी किया था। वह पहले भी एक संप्रदाय में शामिल हो चुका था और उसके संप्रदाय के साथ किसी अन्य शक्ति द्वारा इसी प्रकार का व्यवहार किया गया था और अंततः उसका सफाया कर दिया गया था। वह अकेला जीवित है। वह इस तरह की बात से घृणा करता था। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि कैसे पूर्ववर्तियों द्वारा दान किए गए होंजे फॉर्चून स्टोन की बदौलत हंशिता साम्राज्य समृद्ध हुआ, हो सकता है कि इसका उनके पूर्ववर्ती से कुछ लेना देना हो, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने से परहेज किया। इतने शक्तिशाली राक्षस को वहां प्रकट होते देख वह पर्वताश्रय संप्रदाय के निर्दोष लोगों को मारा या घायल होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और वहीं गायब हो गया। और आंगन के अंदर जादुई हथियार ने भी इसे भांप लिया। गुरुजनों, क्या आप जाकर उस संप्रदाय के लोगों को बचाना चाहते हैं? अमर हथियार ने पूछा। चंद्रशोड ने अमर हथियार को देखा और कहा, छोटे कूड़े, तुम्हें और सुधार करना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि कोई वहां गया था?
अमर हथियार की सावधानीपूर्वक जांच करने पर पता चला कि यह वास्तव में चूक गया था। चंद्रचूड़ ने आगे कहा, और इस स्थिति में चून की गुरु ने तुम्हें काम करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए दूसरों के काम में दखल न देना ही बेहतर है। अगर तुम बाहर जाने से बच सकते हो तो बाहर मत जाओ। कर्म का फल पाना आसान है। अमर अस्त्र ने स्पष्ट रूप से कहा, कर्म? मालिक, पिछली बार जब मैंने तुम्हारा दोष अपने ऊपर लिया था तो मैंने कर्म को नाराज तो नहीं किया था, है न? चंद्रचूड़ ने दोष ले लो शब्द सुनते ही खांसकर कहा, तुमने पिछली बार इसे भड़का दिया था। जहां तक कारण और प्रभाव की बात है, मैं इसे इस तरह समझाता हूं। अगर तुम अनिकासुरी को वापस लाते हुए मुझे देखने नहीं गए होते तो मैं तुम्हें दोष लेने के लिए घसीट कर बाहर नहीं लाता, और बाद में तुम उस दुखसियन संरचना में फंसकर प्रताड़ित नहीं होते। समझ रहे हो? अमर अस्त्र ने एक क्षण सोचा, फिर समझ गया। मालिक, आपका मतलब यह है कि मैं दोष ले रहा हूं और यह मेरी अपनी गलती है? अमर हथियार ने अवाक होकर कहा, कह दाओ, हाँ, तुम बहुत होशियार हो। तो अब से किसी भी चीज का दोष मत लेना, समझे? अमर हथियार, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, बुरे आदमी। पर्वताश्रय संप्रदाय के पास एक पर्वत श्रृंखला है। इस समय लोगों का एक समूह एक जगह के चारों ओर बेतहाशा खुदाई कर रहा था। छतरी जैसे छत्र के नीचे वहां एक आराम कुर्सी है। लाल पोशाक, भारी मेकअप और सुंदर चेहरे वाली एक महिला कुर्सी पर आधी लेटी हुई थी। यह महिला कोई और नहीं बल्कि हंसता साम्राज्य की राजकुमारी है, ईशानी वर्मा। उसके बगल में इस समय वहां एक बूढ़ा आदमी फटा हुआ नक्शा पकड़े हुए था। कुछ देर तक नक्शा देखने के बाद उसने ईशानी वर्मा की ओर सम्मानपूर्वक देखा। राजकुमारी, हमें जो खजाने का नक्शा मिला है वह संभवतः यहीं आसपास उस पहाड़ की तलहटी में स्थित स्थान की ओर इशारा करता है। ये सुनकर ईशानी वर्मा के चेहरे पर खुशी के भाव दिखे, फिर ठंडे स्वर में बोली, तो फिर जल्दी से खुदाई करने दो। जो मेहनत नहीं करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा किया जो कुछ ही दूरी पर आदरपूर्वक खड़ा था। ईशानी वर्मा की बात खत्म होने के बाद उसने रिया मुर्मू की तरफ देखा, जो उदास मन से उसके पास खड़ी थी, और गहरी आवाज में बोली, तुम बेवकूफों की तरह वहां क्यों खड़ी हो? ये राजकुमारी प्यासी है, जाओ तरबूज खोलो। रिया मुर्मू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली क्योंकि उन्हें ये शब्द नौकरों को दिए गए आदेश जैसे लग रहे थे। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी वर्तमान ताकत राजकुमारी की तुलना में अधिक मजबूत है, लेकिन उसकी स्थिति की तुलना नहीं की जा सकती है, और राजकुमारी के बगल में बूढ़ा आदमी क्लेश पार करने के चरण में है। यहाँ तक कि थूकने से भी वह डूब सकती थी। रिया मुर्मू ने दांत पीसते हुए निर्देशानुसार तरबूज खोला। ईशानी वर्मा ने रिया मुर्मू के फिगर को देखा और मन ही मन से हर उठी। जब उन्होंने पहली बार रिया मुर्मू को देखा तो एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गईं और फिर गुस्सा हो गईं। अपनी काया को जागृत करने के बाद से उसकी साधना नवजात आत्मा के 5वें स्तर तक पहुंच गई है। खेती का ये स्तर पहले से ही भयावह है। अपनी उम्र के साथ साथ वह पूरी तरह से दक्षिणी पक्ष की है और उसे एक प्रतिभाशाली लड़की कहा जा सकता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा वह सुंदरता में भी कम नहीं थी, बल्कि उसके गुण भी लाजवाब थे। उसके पीछे की शक्ति एक साम्राज्य बनकर उभरी जिससे उसकी कीमत आसमान छूने लगी। हालांकि वह सोचती थी कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन जब वह इस दूरस्थ स्थान पर आई तो उसे एक ऐसी महिला मिली जो उससे भी अधिक सुंदर और मजबूत थी, यहाँ तक कि उससे थोड़ा छोटा भी। ये बात उसके लिए विशेष रूप से विनाशकारी थी और साथ ही वह क्रोध से भी भर गई। वह ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, लेकिन पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों को खुश करने के लिए वह इस समय रिया मुर्मू को फांसी नहीं दे सकती थी। लेकिन बाद में सब ठीक है। फिलहाल उन्होंने रिया मुर्मू को भी आसान समय नहीं दिया है। उसे नौकरानी बनाने का निर्णय लिया गया। रिया मुर्मू खुले तरबूज के साथ आगे बढ़ी। ईशानी वर्मा ने तरबूज का एक टुकड़ा लिया, उसे खाया और फिर उसे रिया मुर्मू के पैरों पर फेंक दिया। ये स्वादिष्ट नहीं है, इसे दोबारा खोलो। रिया मुर्मू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने दांत भींच लिए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मुझे मौका मत देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिया मुर्मू निराश होकर पुनः तरबूज खोलने गईं। ईशानी वर्मा ने हंसते हुए कहा, बकवास, मैं तुम्हें मार दूंगा।
उसने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह ईर्ष्यालु थी, क्योंकि यह ईर्ष्या नहीं है, बल्कि वह एक उच्च पद की व्यक्ति है, एक गरीब और दूरदराज के क्षेत्र से है, और वह इसके लायक नहीं है। ये सही है, ये योग्य नहीं है। और इस छोटी सी अवधि में अधिक से अधिक शक्तिशाली स्वतंत्र किसान उनके साम्राज्य में शामिल हो गए। कुछ शक्तिशाली ताकतों ने भी अपने साम्राज्य में होंजे का लाभ देखा और सहयोग करना शुरू कर दिया। ये केवल समय की बात है कि उनका साम्राज्य महाद्वीप पर शीर्ष शक्ति बन जाएगा। वह इस साम्राज्य की राजकुमारी है और उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उसके सामने मौजूद इस कचरे से बेहतर होंगी। पहाड़ की तलहटी में देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने खुदाई में कड़ी मेहनत की, लेकिन इस समय ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ खोदा हो और अचानक जमीन हिल गई। सब लोग पीछे हट जाओ। देवेंद्र मुर्मू को धीरे धीरे रहस्यमय आभा का एहसास हुआ और वह चिल्लाया। पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों का एक समूह तेजी से पीछे हट गया। इस समय जिस पहाड़ की तलहटी में वे अभी थे, वहां ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में भूस्खलन हो गया हो और अचानक एक अंधेरी गुफा प्रकट हो गई। तार्किक रूप से कहें तो यदि बाहर प्रकाश है तो उसका कुछ भाग अंदर भी अपवर्तित होना चाहिए, लेकिन गुफा का प्रवेश द्वार बिल्कुल काला था, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह किसी भयानक राक्षस का खूनी मुंह है। ईशानी वर्मा और अन्य लोग जो पास ही थे, उन्होंने हलचल महसूस की और तुरंत वहां पहुंच गए। अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। आखिरकार मिल ही गया। ईशानी वर्मा हंस पड़ी। ये खजाना एक शक्तिशाली प्राचीन व्यक्ति का निवास स्थान था, उसके स्वर्ग जाने से पहले। ये बलवान आदमी अकेला रहता है, कोई रिश्तेदार नहीं, वहां कोई शक्ति भी नहीं है। ऊपर चढ़ते समय बहुत सारी अच्छी चीजें पीछे छूट जाती हैं। यदि उन्हें यह मिल जाए तो वे निश्चित रूप से धन कमा लेंगे। हालांकि उस समय गुफा का प्रवेश द्वार अंधकार में था और उन्हें पता नहीं था कि अंदर क्या है। कुछ देर तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके करीब जाऊं। इस समय ईशानी वर्मा ने देवेंद्र मुर्मू की ओर देखा और ठंडे स्वर में आदेश दिया, किसी को अंदर भेजकर देखो। आदेश जैसे लगने वाले इन शब्दों को सुनकर देवेंद्र मुर्मू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हम केवल आपकी खुदाई में मदद कर रहे हैं। अब जबकि हमारा मिशन पूरा हो गया है, तो हमें शुरू में तय की गई अपनी सहमति के अनुसार यहाँ से जाने में सक्षम होना चाहिए। अगर देवेंद्र मुर्मू ने यह नहीं देखा होता कि क्लेश क्रॉसिंग स्टेज पर ईशानी वर्मा के बगल में कोई और है, तो वह सचमुच ईशानी वर्मा को पीटना चाहता। हालांकि ईशानी वर्मा एक महिला हैं, उसकी पोती की उम्र भी वही है, लेकिन वह तो बस उसे हराना चाहता था। ईशानी वर्मा ने हंसते हुए कहा, तो आप मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पर्वताश्रय संप्रदाय में सभी लोग क्रोधित हो गए। कुछ लोग तो ये भी कहना चाहते थे, पूर्वज आओ हम उनसे लड़ें। ये सचमुच बदमाशी है। देवेंद्र मुर्मू ने मुट्ठियां भींच लीं, हमला करने को बेताब, लेकिन आखिरकार उसने आंखें बंद कर लीं और अपना गुस्सा दबा लिया। उसने शौर्य जावेरी की तरफ देखा और कहा, चलो साथ में अंदर चलते हैं। शौर्य जावेरी ने सिर हिलाया। उसे संकट का एहसास हुआ। यदि अंदर सचमुच कोई संकट है, तो शिष्यों को अंदर जाने देना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान होगा। और यदि वे अंदर जाते हैं, तो शायद वे स्थिति के अनुरूप ढल सकेंगे। देवेंद्र मुर्मू ने ईशानी वर्मा की ओर देखा और कहा, हम दोनों अंदर जाएंगे और मेरे संप्रदाय के शिष्य पीछे खड़े रहेंगे। ये ठीक रहेगा, है ना? ईशानी वर्मा ने व्यंग्य किया और सिर हिलाया। बस किसी को अंदर भेजो और रास्ता तलाशने दो, बस इतना ही। देवेंद्र मुर्मू की व्यवस्था के तहत पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों का एक समूह कई 100 फीट पीछे हट गया। ईशानी वर्मा और अन्य लोग भी इसी तरह डरे हुए थे कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग अंदर से कोई भयानक चीज बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि वहां संकट की स्थिति है। गुफा के बाहर देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी ने एक दूसरे को देखा और फिर अंदर चले गए। वे दोनों अंधेरे में गायब हो गए। बाहर शांति होने लगी। रोहन मुर्मू और अन्य लोगों ने दांत पीस लिए और वे ईशानी वर्मा और अन्य लोगों के प्रति घृणा से भर गए। ईशानी वर्मा को उनकी निगाहें महसूस हो रही थीं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक चींटी हूं जो हाथी को देख रही हूं। हाथी के लिए चाहे चींटी कितनी भी दुखी क्यों न हो, वह फिर भी चींटी ही है और उसे उस पर पैर रखने में कोई रुचि नहीं है।
देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति के अंदर आने के कुछ ही देर बाद कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक तेज भिनभिनाहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंत्र सक्रिय हो गया हो। इस समय रिया मुर्मू और अन्य लोगों के चेहरे एकदम बदल गए, क्योंकि उन्हें गुफा के प्रवेश द्वार पर अचानक एक मजबूत और हिंसक आभा का आभास हुआ। धमाका! जैसे ही भिनभिनाहट की आवाज़ सुनाई दी, एक जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार से दो काली परछाइयां बाहर निकलीं। दोनों शव जमीन पर गिर पड़े और काफी दूर तक फिसलते रहे, फिर रुक गए। कश कश! उतरने के कुछ देर बाद ही देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी दोनों ने खून उगल दिया। अचानक सब कुछ अंधकार में हो गया, बेहोश हो गया। रिया मुर्मू और अन्य लोगों ने इस दृश्य को खून भरी आंखों से देखा और पूरी गति से दौड़ पड़े। इसी समय अंधेरी गुफा से अचानक हिलने की आवाज आई। एक विशाल राक्षस कदम दर कदम आगे बढ़ता हुआ सबके सामने प्रकट हुआ, यानी एक काला ड्रैगन। ईशानी वर्मा और अन्य लोगों ने अपने सामने विशाल राक्षस को देखा, उसकी भयावह आभा को महसूस किया और उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस खजाने में इतना भयानक राक्षस छिपा हुआ है। काले अजगर, और यह महायान क्षेत्र है। रोहन मुर्मू और उसके साथी जल्द ही देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति के सामने आ गए। यह महसूस करते हुए कि दोनों अभी भी जीवित हैं, सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने जल्दी से गोलियां निकाली और उन्हें दो लोगों के मुंह में डाल दिया। वह दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर भाग गया। उन्होंने काले अजगर को भी देखा। इसका शरीर सर्प जैसा तथा 4 पैर वाला है तथा इसकी आभा महायान स्तर की है। यह अफवाह है कि काले ड्रैगन का विकास सांप राक्षसों से हुआ है, क्योंकि उन सांप राक्षसों में ड्रैगन का खून बहुत कमजोर होता है। जब ड्रैगन कबीले जैसे प्राचीन राक्षसों की बात आती है तो उनकी ताकत असाधारण होती है। अब वे केवल भाग सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बच सकते हैं या नहीं, पहले बच निकलना ही सही है। ईशानी वर्मा ने भी जल्दी से क्लेश क्रॉसिंग स्टेज में बूढ़े आदमी को देखा और चिल्लाया, भागो, मुझे जल्दी से ले जाओ। यदि वे इस भयावह अस्तित्व पर आक्रमण करेंगे तो केवल उनकी मृत्यु होगी, तब तो आप बच नहीं पाएंगे। क्लेश पार करने के चरण में बूढ़ा आदमी भी भयानक अजगर से डर गया था और उसके पैर कमजोर हो गए थे। चीख सुनकर वह तुरंत होश में आया और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब सभी लोग भयभीत थे, अचानक काले अजगर के सामने हवा में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। इस व्यक्ति के बाल लाल हैं और वस्त्र सफेद है तथा उसका स्वभाव असाधारण है, जैसे कोई निर्वासित अमर हो। महायान का शिखर। जब लोगों के समूह ने ये दृश्य देखा तो वे भागने में रुक गए। जब ईशानी वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे का डर तुरंत गायब हो गया। उसने लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा और उसकी पहचान ली। ये वास्तव में तियानाजुन बिल्डिंग का मालिक है। तियानाजुन टावर का मुख्य भूमि पर बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके अलावा ये बल लंबे समय से अस्तित्व में है और हजारों वर्षों से कायम है। आरव के प्रकट होने के बाद काला अजगर रुक गया और अपने सामने वाले व्यक्ति को देखने लगा। इस क्षण दोनों की नजरें टकरा गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बिजली चमक रही हो। काले ड्रैगन का साधना स्तर महायान का मध्य चरण है और आरव पहले ही सांसारिक अमरता के दायरे में पहुंच चुका है। वह अकेले ही 2 शीर्ष महायान गुरुओं को पराजित कर सकता है। लेकिन इस समय उसे वास्तव में लगा कि उसके सामने वाला काला अजगर भी उसके जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। ये भावना अवचेतन से आती है। आरव ने भौहें चढ़ाईं, पीछे देखा और गहरी आवाज में कहा, सब चले जाओ। उसे लगा कि जल्द ही एक बड़ी लड़ाई होगी। लोगों के समूह ने आरव की शक्तिशाली आभा को महसूस किया। उसने सोचा कि वह इस काले अजगर को कुचल सकता है। ये सुनकर उसका चेहरा फिर पीला पड़ गया। ईशानी वर्मा भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। रोहन मुर्मू और अन्य लोग इस समय बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने शिष्यों पर चिल्लाकर उन्हें तितर बितर होकर भाग जाने को कहा। हम शीघ्र ही पुनः संप्रदाय में मिलेंगे। इसके बाद वे भी तेजी से पीछे हटने लगे और देवेंद्र मुर्मू तथा दूसरे व्यक्ति को इस ओर ले गए। और जिस दिशा में वे उड़ रहे थे वह शांतिपुर थी। उन्हें न्याय पाने के लिए अपने वरिष्ठों से संपर्क करना होगा। हंशिता साम्राज्य बहुत आगे जा रहा है। जहां तक ईशानी वर्मा और अन्य लोगों की बात है, वे भी इस समय पीछे की ओर आकाश में उड़ने लगे। लेकिन तुरंत वहां से जाने के बजाय वह देखना चाहता था कि क्या हो रहा है।
अगर आरव जीत जाता है तो वे इस खजाने को हाथ से नहीं जाने देंगे। आप भी ऊपर जाकर दोस्त बना सकते हैं। उनके साम्राज्य को तत्काल ही मजबूत ताकतों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। शांतिपुर। 1 यार्ड के अंदर कैदाव ने जादुई हथियार के बारे में बात करना समाप्त ही किया था कि अचानक उसने ओह ध्वनि निकाली। छोटी गोल्डफिश, मुझे लगता है कि इस राक्षस में तुम्हारे कबीले का कुछ स्वाद है। ये सुनकर जियान की थोड़ा उलझन में पड़ गया। इस समय अन्य कलाकृतियां भी बोल रही थीं। ये सही है, मुझे लगता है कि थोड़े से प्रशिक्षण के साथ वह भविष्य में जैकी चैन बन सकेगा। इसे हटा देने से आपके पास एक अतिरिक्त नौकर होगा। आह छोटे बदमाश, मैंने तो यह नहीं कहा कि आप नौकर हैं। सहमत होना। सहमत +1। अमर हथियार। खैर, मैं तो बस एक काम करने वाला लड़का हूँ। अमर हथियार असहाय है। इसी समय छोटे मछली तालाब से एक आवाज आई। ये निर्भर करता है, मुझे देखना होगा कि क्या ये खेती के लायक है। ये सुनकर अन्य कलाकृतियां समझ गईं कि इसका क्या मतलब है। बस ये देखना है कि जब ब्लैक फ्लड ड्रैगन और आरव लड़ते हैं तो क्या होता है। फिर सुनहरी मछली ने आगे कहा, और इसके लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक मालिक सो नहीं जाता। ये सुनकर अन्य दिव्य अस्त्रों ने राघव मेहरा की ओर देखा, जो दरवाजे के बाहर दूर तक देख रहा था और कुछ सोच रहा था। घाटी के सामने आरव अपने सामने काले अजगर को घूर रहा था, जिसकी सांसों से उसके चारों ओर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। वह हिला तक नहीं, मानो उसे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत न हो, पर असल में वह दूसरों के दूर रहने का इंतजार कर रहा था। उसे यह पूर्वाभास था कि काले अजगर के साथ उसके युद्ध की अवशिष्ट शक्ति बहुत बड़ी होगी और उसका व्यापक प्रभाव होगा। काले अजगर की आंखें लालटेन की तरह थीं, और वह इस समय आरव को भी घूर रहा था, लेकिन वह अचानक खुद को रोक नहीं सका। उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और मानव भाषा में बोला, बूढ़े, क्या हुआ? तुम झगड़ा करना चाहते हो? मुझे दयालु मत समझो, पर मैं अभी थोड़ा नाराज हूँ। अगर मैंने तुम्हें बुरी तरह पीटा तो मुझे दोष मत देना। जब आरव ने उसे इस तरह घूरा तो ब्लैक ड्रैगन थोड़ा नाराज हुआ। और इससे किसे ठेस पहुंची है? अच्छी नींद लें। 2 लोग अंदर आए और मेरे नितंबों से टकरा गए। बुद्ध में भी आग है। बेशक, इससे देवेंद्र मुर्मू और अन्य 2 को भी सबक मिला। अब बाहर आना वध के लिए नहीं है। इसके अलावा ये बौद्ध धर्म में विश्वास रखता है और शायद ही कभी लोगों को मारता है। इस बार यह सिर्फ इसलिए बाहर आया क्योंकि यह जाग गया था और धूप सेंकने का मन कर रहा था। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने वह आवाज़ सुनी जो थोड़ी चिड़चिड़ी और शरारती लग रही थी। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, इस बूढ़े आदमी के रहते आप किसी को नहीं मार सकते। काले अजगर को इस तरह देखकर उसे यकीन हो गया कि यह किसी को मार डालेगा। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन ने शाप दिया, मैंने कब कहा कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ? मैं बौद्ध धर्म में विश्वास करता हूँ, ठीक है। आरव इन शब्दों से फिर उलझन में पड़ गया। उसे ऐसा क्यों लगता है कि यह काला अजगर थोड़ा अनियंत्रित है? वे निर्दोष हैं। अगर तुम उन्हें मार भी ना पाओ तो भी मुझे तुम्हें उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकना होगा। आरव ने गहरी आवाज में कहा, पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। काला ड्रैगन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर काला अजगर अवाक रह गया। किसने कहा कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तो बस धूप सेंकने बाहर आया था और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। उफ, तुम तो बस नाक भान सिकोड़ रहे हो। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम सहमत नहीं हो? चलो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा साधना स्तर मुझसे ऊंचा है, तुम खुद को महान मत समझो। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैंने एक बार अपनी ही चालों से एक परी जानवर को मार डाला था। क्या तुम डर रहे हो? काले अजगर ने शब्दों की एक धारा उगल दी। 4 पंजे अभी भी जमीन पर रगड़ रहे थे। यदि वह मनुष्य होता तो इस समय अपनी आस्तीनें चढ़ा रहा होता। कुछ देर पहले तक आरव के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन जब उसने धूप सेंकने की बात सुनी तो वह कुछ देर के लिए झेप गया। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि यह अजगर गंभीर नहीं है। क्या तुम एक राक्षस नहीं हो? क्या आप इससे अधिक रक्तपिपासु और क्रूर हो सकते हैं? इस तरह जब मैं हत्या करूंगा तो मुझ पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने खोज की, यह अजगर मनुष्य से अधिक बुद्धिमान है। भाषा भी बहुत तुच्छ और अजीब है, बिल्कुल सड़क के बदमाश की तरह। राक्षस पशु दुनिया में ये बिल्कुल भी मौजूद नहीं है।
क्योंकि भले ही राक्षस के पास उच्च स्तर की साधना और कुछ बुद्धिमत्ता हो, लेकिन उसके लिए ऐसे मानवीय विचार रखना असंभव है और वह हमेशा नरभक्षण और रक्तपिपासु स्वभाव की अपनी आदत को बनाए रखेगा। लेकिन इस काले अजगर ने कहा कि वह बौद्ध धर्म में विश्वास करता है। कुछ कहना नहीं है। क्या तुम डर गए हो? उफ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यहाँ से चले जाओ, मैं धूप में आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर काले अजगर ने वास्तव में आरव को नजरअंदाज कर दिया और सूर्य की दिशा की ओर देखने लगा। हेई के चेहरे पर एक सहज भाव दिखाई दिया। ईशानी वर्मा और अन्य लोग जो अभी भी आसमान में थे, ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। शांतिपुर का प्रांगण भी इस समय बहुत शांत था। कुछ समय बाद चंद्राशोड ने अजीब ढंग से कहा, छोटी गोल्डफिश, ऐसा लगता है कि तुम सभी ड्रैगन बहुत शरारती हो। सुनहरी मछली। आरव के मुंह के कोने फड़क गए और उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या करे। यह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसने यहाँ आने के बाद सोचा, आपको एक शक्तिशाली राक्षस के साथ अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। अप्रत्याशित रूप से उसका सामना एक दुष्ट राक्षस से हुआ। आरव ने भौहें चढ़ाईं। तभी उन्हें पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों का आभास हुआ जो उनके आसपास से चले गए थे। वह यहाँ केवल पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों की दुखद मृत्यु को रोकने के लिए आए थे। चूंकि पर्वताश्रय संप्रदाय के लोग ठीक थे, इसलिए वह अब उनकी परवाह करने में बहुत आलसी हो गया था। ये सोचकर वह वहां से चला जाना चाहता था, लेकिन इसी समय उसके पीछे ही हवा से एक आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ, क्या आप कृपया एक क्षण के लिए यहाँ आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलने वाली व्यक्ति का नाम ईशानी वर्मा था। इस समय ईशानी वर्मा अभी भी आसमान में थी और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि आरव अजगर से नहीं लड़ सकता, तो उसे थोड़ा दुख हुआ। उसका विचार सरल है, ये काला अजगर निश्चित रूप से गुफा के अंदर ही रहेगा। अगर आरव ने इस काले अजगर को नहीं मारा होता, या अपंग, उनके पास अंदर जाकर अन्वेषण करने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर का खजाना, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। कुछ देर देखने के बाद उसे भी एहसास हुआ कि यह काला अजगर कितना उग्र था। वह त्यानजुन टॉवर के मालिक आरव पर चिल्लाने की हिम्मत करता है, इसलिए उसके बहुत शक्तिशाली होने की संभावना है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसे मारने या निष्कासित करने के लिए संभवतः कई महायान चरणों की आवश्यकता होगी। इस समय उनका साम्राज्य अभी शुरू ही हुआ था और वे निश्चित रूप से कम समय में इस स्थान पर कब्जा नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आरव इस काले अजगर से लड़ता तो परिणाम अलग होता। आरव ने आसमान में ईशानी वर्मा को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें कुछ ठंडी थीं। वह इस तरह के जूनियर को सचमुच नापसंद करता है। यदि हंशिता साम्राज्य और उसके पूर्ववर्तियों के बीच संबंध न होता, तो वह वास्तव में उन्हें सबक सिखाना चाहता था। और अब जब उन्हें बुलाया गया था, तो वह ये भी देखना चाहते थे कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है। पलक झपकते में आरव हवा में ऊपर उठ गया है। ईशानी वर्मा और अन्य लोगों के सामने गर्व से खड़े हैं। आरव को सलाम करने की कमान ईशानी वर्मा ने संभाली। नमस्कार सीनियर लॉन्ग। आरव मन ही मन सिसक रहा था, लेकिन ऊपर से चुप था। ईशानी वर्मा को यह पता ही नहीं चला कि आरव के साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे तो बस यही लगा कि मेरे सीनियर बहुत अलग थलग थे। फिर वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, वरिष्ठ, यह अजगर आपसे साफ तौर पर डरता है, इसीलिए इतना बातूनी है। और यह कहता है कि यह लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन क्या आप एक जानवर की बात पर भरोसा कर सकते हैं? मेरा सुझाव है कि हम इसे मार डालें। आरव का संकल्प मजबूत करने के लिए उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सच कहूं तो सीनियर, ये काला अजगर अभी पर्वताश्रय संप्रदाय के लोगों को ऐसे घूर रहा था मानो वे भोजन हो। मुझे डर है कि आपके जाने के बाद यह उनके संप्रदाय में जाकर उन सभी को भोजन के लिए मार डालेगा। ईशानी वर्मा ने कहा, मैं पर्वताश्रय संप्रदाय और अन्य लोगों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। आरव ने उसकी बातें सुनी। अंततः मुझे पता चल गया कि बेशर्मी क्या होती है। और यह व्यक्ति वास्तव में 20 वर्ष की एक महिला है। क्या 1000 पंखों वाला साम्राज्य है। मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कैसे हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि वे ज्यादा बेहतर नहीं हैं। छोटी बच्ची, तुम्हें याद रखना होगा कि कुछ चीजें दूसरों द्वारा दी जाती हैं। अगर तुम मौत की जिद पर अड़ी रही, तो वे प्राणी तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ वापस ले लेंगे। बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। आरव गुस्से में हंसा।
अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अपनी आस्ती ने झटकते हुए चले गए। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह ये कैसे नहीं समझ पाया कि ईशानी वर्मा क्या सोच रही थी। बस नीचे काले अजगर को मारने के लिए अपने हाथ का उपयोग करें। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने इस तरह की बहुत सारी तरकीबें देखी हैं। ईशानी वर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा और उन्हें डांट भी खानी पड़ी। अचानक उसके सामने से गायब हुए आरव को देखते हुए उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे उदास से दूसरे भाव में बदल गया। चेहरा, जो अभी भी कुछ हद तक सुंदर था, क्रूर और काला हो गया। वह किसी कक्षा की तरह गाली नहीं देती थी। वहां कोई हृदय विदारक चीख नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फुसफुसाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, त्यानजुन लो, है ना? देर सवेर मैं तुम्हें हमारे साम्राज्य के चरणों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। जब ईशानी वर्मा के आसपास के लोगों ने ईशानी वर्मा की बात सुनी तो वे सिहर उठे और जल्दी से इधर उधर देखने लगे। सौभाग्य से आरव चला गया, लेकिन इसी समय उन्हें पता चला कि एक तीखी निगाह उन पर पड़ रही है। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। यहाँ तक कि ईशानी वर्मा भी ऐसी ही हैं। वे सब जमीन की ओर देखने लगे। इस समय काला अजगर उन्हें घूर रहा था। काले अजगर ने अचानक अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांत बाहर आ गए। काला ड्रैगन मूलतः बहुत काला था, लेकिन उसके नुकीले दांत बहुत सफ़ेद दिखाई देते थे। यह एक काले इमोटिकॉन की तरह दिखता है। ये सही है, वह मुस्कुराया। मुस्कान विशेष रूप से अजीब थी। तुम अभी मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे होगे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, ईशानी वर्मा और अन्य लोगों को ठंड लगने लगी। रात के आसमान में आरव का चेहरा उदास था। वास्तव में वह तुरंत वहां से नहीं गया। अपनी आस्तीनें लहराने के बाद उसने जाने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह ईशानी वर्मा और अन्य लोगों के पीछे गायब हो गया। कारण कि उसने ऐसा क्यों किया? वह बस छिपना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या काला अजगर उसके जाने के बाद नरसंहार शुरू करेगा और पार्वताश्रय संप्रदाय के लोगों का पीछा करो। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ईशानी वर्मा ने उनके जाने के बाद वास्तव में ये शब्द कहे होंगे, हंसिता एम्पायर, आप चाहती हैं कि मैं आपके पैरों पर घुटने टेक दूं, है ना? आरव शांतिपुर की ओर उड़ चला। वह इसमें कुछ नहीं कर सका। उसे अपने वरिष्ठों से पूछना होगा, क्या हमें सचमुच हंसिता साम्राज्य को इस तरह से कार्य करते रहने की अनुमति देनी चाहिए? ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति अपने पूर्ववर्तियों द्वारा दिए गए भाग्य के कारण ही हासिल की है। यदि आप इसका उपयोग बुराई करने के लिए पूंजी के रूप में करते हैं, तो यह आपके पूर्ववर्तियों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने से किस प्रकार भिन्न है? आरव एक आंगन में चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने पाया कि कोई अभी अभी आकाश में उड़कर इस स्थान से चला गया है। इस समय राघव मेहरा गेट के सामने था। राघव मेहरा ने अभी अभी रिया मुर्मू और अन्य लोगों को विदा किया था, और जब उन्होंने आरव को आते देखा तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अभी अभी रिया मुर्मू व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल देवेंद्र मुर्मू व अन्य को यहाँ लेकर आए और कड़ी शिकायत की। राघव मेहरा ने बस इतना ही कहा कि वे धैर्य रखें, साथ ही कहा कि वे इसकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह बस विक्रम सूरी के आने का इंतजार कर सकते थे, जो उनसे जितेंद्र दांडेकर से मदद मांगने के लिए कहेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस समय आरव को देखा तो राघव मेहरा को लगा कि यह आश्चर्य बहुत जल्दी आ गया। मिस्टर लॉन्ग, राघव मेहरा जल्दी से उनका अभिवादन करने के लिए उनके पास पहुंचे। आरव ने भी राघव मेहरा की ओर सलाम किया और कहा, सीनियर। राघव मेहरा को लगा कि आरव बहुत ताकतवर होगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे आंगन में बुलाया और कहा, मिस्टर लॉन्ग, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। दरअसल मुझे आपसे कुछ मदद मांगनी है। आरव के मुंह खुलने से पहले ही उसने ये सुनकर अपना प्रश्न दबा दिया और बोला, वरिष्ठ, आप बेझिझक बोलिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि वरिष्ठ अधिकारी उससे क्या मदद चाहते हैं। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को समस्याएं कैसे हो सकती हैं? राघव मेहरा जल्दी से आरव को आंगन में ले आया और चलते चलते पूछा, क्या मिस्टर लॉन को हंसिता साम्राज्य के बारे में पता है? ये शब्द बोलते ही आरव अचानक रुक गया। उन्होंने राघव मेहरा की ओर देखा और अचानक उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव उभर आए। सीनियर, क्या आपको पता चला कि मैं यहाँ क्यों हूँ? ये सोचकर आरव ने राघव मेहरा की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ, आप सचमुच दूरदर्शिता के स्वामी हैं। हाँ, मैं यहाँ विशेष रूप से हंसिता साम्राज्य के लिए आया हूँ।
उनके कार्य अत्यंत घृणित हैं और मैं उनका दमन करना चाहता हूँ। मैं अब यहाँ ये पूछने आया हूँ कि आप क्या सोचते हैं। आरव ने अब इसे नहीं छिपाया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे दिव्य व्यक्ति के सामने मेरी कोई निजता नहीं है। गोल मोल बातें करने से दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि आप ईमानदार नहीं हैं। राघव मेहरा, जो अभी भी विनम्रतापूर्वक मदद की भीख मांग रहा था, ये सुनकर अचानक अवाक रह गया। श्रीलांग, आप अमर हो गए हैं। आप कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन आप ही बहुत बुद्धिमान हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। राघव मेहरा ने इंतजार कर रहे आरव की ओर देखा, अपनी लार नीली और कहा, अगर एल्डर लॉन्ग के लिए यह संभव है तो उसे दबा दो। उसे दबाना ही होगा। हाल ही में देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी के साथ जो हुआ, उसे याद करके राघव मेहरा को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी ने उनके लिए इस संप्रदाय की स्थापना की थी, लेकिन अब उनके सामने इतनी अन्यायपूर्ण स्थिति आ गई कि वे कुछ भी नहीं कर सके। उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ। इस समय ओल्ड लॉन्ग हंशिता साम्राज्य को दबाने में मदद करना चाहता है, बेशक उसे इसे दबाना होगा। ये सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भी हंसिता साम्राज्य की कार्रवाइयों से नाराज थे। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से इतना बड़ा अवसर दिया है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल अहंकार की पूंजी के रूप में करते हैं। वे कितने अज्ञानी और मूर्ख हैं। राघव मेहरा की सहमति मिलने के बाद आरव ने अलविदा कहा और कहा, वरिष्ठ, मैं पहले चला जाऊंगा। एक दिन के भीतर मैं हंसिता साम्राज्य को आपको नाराज करने की कीमत बता दूंगा। ये सुनकर राघव मेहरा दंग रह गए। राघव मेहरा ने इस समय आरव को गंभीरता से देखा और कहा, ओल्ड लॉन्ग, दरअसल मैं हमेशा से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था। तुम मुझे हमेशा सीनियर क्यों कहते हो? पहले तो मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम कुछ लोगों से बहुत मिलते जुलते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम थोड़े अलग हो। ये सुनकर आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सीनियर, क्या आप मेरी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। वरिष्ठ, आप सच सुनना चाहते हैं या झूठ? आरव अब और अनुमान नहीं लगाना चाहता था, इसलिए उसने वापस पूछा। राघव मेहरा अवाक रह गए। बेशक ये सच था। मिस्टर लॉन्ग मजाक करने में बहुत अच्छे हैं। बेशक मैं सच सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर आरव को अब सच बताकर राघव मेहरा को नाराज करने का डर नहीं रहा, और उसने कहा, बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि सीनियर मजबूत है। ये सुनकर राघव मेहरा अचानक अवाक रह गए। ये फिर से ऐसा है? क्या मैं सचमुच इतना मजबूत हूँ? सचमुच? राघव मेहरा ने फिर पूछा। आरव को इस बात का शक बढ़ता गया कि राघव मेहरा उसकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही यह कह दिया था, इसलिए अपना विचार बदलना अनुचित होगा, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर सिर हिला दिया। राघव मेहरा का मुंह मुरझा गया और फिर उसने आरव को अलविदा कहा। आरव को विदा करने के बाद राघव मेहरा ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने खाली हवा को घूरा, गहरी सांस ली और कहा, सिस्टम, बाहर आओ। क्या राघव मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी ठुड्डी को छुआ। मैं हमेशा से बहुत उलझन में रहा हूँ। वे हमेशा मेरी तरफ देखते हैं और सम्मान से पेश आते हैं। मुझे तो ये भी शक है कि मैं काफ़ी मजबूत भी हूँ या नहीं, लेकिन हर बार तुम चुपके से मुझे बताते हो कि मैं कमज़ोर हूँ। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा। एक ऐसा है, दो ऐसे हैं, तो तीन ऐसे नहीं हो सकते, है ना? और मैंने पाया कि यह एल्डर लॉन्ग उनसे अलग है, तो इसका मतलब है कि उनकी नज़र में मैं वाकई बहुत मजबूत हूँ। इस बार तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, है ना? हे, तो फिर कोई ढूंढो जो तुमसे लड़े। अगर तुम जीत गए तो मैं हाथों के बल खड़ा होकर मल खाऊंगा। राघव मेहरा, ठीक है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे देखने दो कि तुम गंदगी कैसे खाते हो। राघव मेहरा बाहर जाकर किसी गुंडे से लड़ाई करने के लिए तैयार था। इस दुनिया में आने के बाद व्यवस्था ने उसे हर दिन दूसरों से झगड़ा न करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं और वह एक नश्वर प्राणी है, और यदि वे सावधान नहीं रहे तो मर जाएंगे। इसलिए पिछले 5 वर्षों में उन्होंने वास्तव में किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, न ही वे घायल हुए हैं। अब उसे संदेह होने लगा, हो सकता है कि सिस्टम उसे धोखा दे रहा हो। वास्तव में वह अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर रुक गया। अगर सिस्टम जो कह रहा है वह सच है,
तो अगर मैं कुछ गुंडों से झगड़ा करूंगा तो शायद मुझे बहुत बुरी तरह पीटा जाएगा। राघव मेहरा के चेहरे पर शर्मिंदगी दिख रही थी। समझ गया। अनिका सूरी, एक पल के लिए बाहर आओ। जैसे ही ये शब्द निकले, सिस्टम अचानक अवाक रह गया। यह मेजबान कितना बेशर्म है। घर में पत्थरबाजी का खेल खेल रही अनिका सूरी राघव मेहरा की बात सुनकर बाहर आ गईं। हाल ही में राघव मेहरा से पत्थर फेंकने का खेल सीखने के बाद उन्हें इस खेल से प्यार हो गया और यह नियंत्रण से बाहर है। अनिका सूरी, कृपया अपने भाई पर एक एहसान करो, राघव मेहरा ने कहा। अनिका सूरी ने कहा, ठीक है। ये दृश्य देखकर आंगन में कलाकृतियों का ढेर लगा हुआ था, जो अवाक रह गया। मालिक कितना बेशर्म है। अमर हथियार कुछ समय से यहाँ है और रसोई के चाकुओं और अन्य चीजों से परिचित हो गया है। उसने कैदाओं और बाकियों से राघव मेहरा के बारे में भी जान लिया है। दरअसल उसकी नज़र में सीनियर्स वाकई कमज़ोर हैं। हालांकि इसने राघव मेहरा को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि रसोई के चाकू बहुत वफादार थे। अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो राघव मेहरा भी बहुत मजबूत हैं। इन अस्तित्वों के साथ हम अभी भी अजेय हैं। अनिका सूरी, कपड़ों की रैक ले आओ, मैं पहले अपने कपड़े बदल लूंगा। राघव मेहरा इतना कहकर घर में भाग गया। अनिका सूरी उलझन में दिखीं, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से कपड़े की रैक लेने चली गईं। जब राघव मेहरा घर लौटे तो उन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे थे। अनिका सूरी, तुम कपड़े की रेलिंग खोलो और मुझे जितना चाहो मारो, मैं जवाब नहीं दूंगा। देखो तुम बच सकती हो या नहीं। राघव मेहरा अनिका सूरी से लड़ने में हिचकिचा रहा था और एक बच्चे से लड़ना उसके लिए बेशर्मी थी। वह बस यही चाहता था कि अनिका सूरी उसे डंडे से मारे। अगर वह सचमुच ताकतवर होता तो उसे जरूर चकमा दे पाता। शायद उसे अपनी शक्तिशाली ताकत को सक्रिय करने से पहले किसी हमले का सामना करना पड़ेगा। अनिका सूरी ने सोचा कि यह एक खेल है और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, क्या होगा अगर मैंने अपने भाई को चोट पहुंचाई? राघव मेहरा के चेहरे पर कुछ अश्लील मुस्कान थी। कोई बात नहीं, बस मुझे जितना जोर से मार सकते हो मारो, और एक वार के बाद रुकना मत। अगर मैं चकमा भी दूं तो भी हमला करते रहो। इसी तरह तुम मेरी सबसे मजबूत क्षमता को उजागर कर सकते हो। दरअसल वह सोच रहा था, अनिका सूरी, तुम बहुत ज्यादा चिंता करती हो। तुम इतने छोटे हो, तुम कितने मजबूत हो सकते हो। राघव मेहरा अपनी बुद्धि से खुश थे। यदि वह किसी गुंडे से झगड़ा करता तो निश्चित रूप से उसे बुरी तरह से पीटा जाता, क्योंकि उसके पास वास्तव में कोई कौशल नहीं होता। लेकिन जब अनिका सूरी ने उस पर हमला किया तो उसे ज्यादा से ज्यादा कुछ लाठियां ही लगीं। चूंकि अनिका सूरी कमजोर थी, इसलिए उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। राघव मेहरा का अनुरोध देखकर अनिका सूरी के पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वह तीखे स्वर में कहे, तो फिर मैं शुरू करती हूँ। राघव मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। सहमति मिलने के बाद अनिका सूरी ने राघव मेहरा को क्लोथलाइन से मारना शुरू कर दिया। उसने एक प्यारी सी आवाज भी निकाली, मैं तुम्हें मारूंगी। एक छड़ी फेंकी गई जो राघव मेहरा के पैर पर लगी। राघव मेहरा ने देखा कि छड़ी तेजी से उसके पैर की ओर आ रही है और उसकी आंखें चमक उठीं। ये जानने का सही अवसर है कि क्या आप कुछ फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मैं कूद गया। राघव मेहरा ने जोर से लात मारी और उछल पड़े। तथापि अगर वह न कूदता तो भी ठीक था, लेकिन कूदने के बाद उसे पता चला कि वह व्यर्थ ही कूद रहा था। यह जमीन से केवल 30 सेंटीमीटर ऊपर था और फिर गिर गया। और अनिका सूरी की छड़ी पहले से ही करीब थी। अरे बाप रे! राघव मेहरा हक्का बक्का रह गया। एक छड़ी उसके पैर पर जोर से लगी। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। हालांकि डंडे से मारने के बाद भी अनिका सूरी नहीं रुकी। राघव मेहरा के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने एक एक करके लाठियों से प्रहार किया। इस तरह दर्द की चीखें आंगन में गूंज उठीं। जब वह गायब हुआ तो राघव मेहरा एक हाथ से दीवार और दूसरे हाथ से अपनी कमर पकड़े हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह दांत पीस रहा था। लानत है! अगर कोई कहेगा कि मैं फिर से मजबूत हो गया हूं, तो मैं उस पर गुस्सा हो जाऊंगा। इस समय राघव मेहरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टूट रहा है। उसने नाराजगी से अनिका सूरी की ओर देखा, जो सिर झुकाए जमीन पर बैठी थी और पत्थर फेंकने का खेल खेल रही थी। बेशक उसने अनिका सूरी को दोष नहीं दिया। यह उसकी अपनी गलती थी। क्या बकवास कर रहे हो? अचानक मत रुको।
इसके अलावा उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि अनिकासुरी इतनी छोटी और प्यारी दिखती है, लेकिन इतनी मजबूत है, बिल्कुल एक वयस्क की तरह। अब उसकी कमर, पैरों और यहाँ तक कि अंडकोशों में भी दर्द है। अब मेज़बान को इस पर विश्वास हो गया है न? सिस्टम की आवाज़ सुनकर राघव मेहरा को रोने का मन हुआ, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले। मैं इतना खुश था कि मुझे लगा कि मैं सचमुच बहुत मजबूत हूँ। हालांकि वास्तविकता ने उन्हें एक और बड़ा झटका दिया। राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू और आरव के बारे में सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इन दोनों लोगों ने उससे झूठ क्यों बोला? क्या आप उसे खेलने के लिए टीम बनाएंगे? वे इतने उबाऊ नहीं होने चाहिए। इस घटना के बाद राघव मेहरा को अपनी पृष्ठभूमि का एहसास हुआ। निश्चित रूप से मजबूत नहीं। उसे तो ये भी लग रहा था कि अनिकासुरी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। दुख की बात है, हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि अनिकासुरी की ताकत में कोई खास बात है। आखिरकार विक्रम सूरी एक किसान है, इसलिए शायद उनकी बेटी थोड़ी खास होगी। ओह, मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ। राघव मेहरा असहाय महसूस करते हुए कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन अचानक उसे एक विचार आया। क्या ये संभव है कि मैं वास्तव में एक कीड़े जैसा अस्तित्व हूँ? हालांकि मैं वास्तव में कमजोर हूँ, इन अभ्यासियों की नज़र में मैं विशेष रूप से शक्तिशाली दिखता हूँ। ये संभव हो सकता है। साधना जगत में सामान्य ज्ञान पर आधारित पुस्तक कहती है कि उनके जैसे साधक दूसरों की शक्ति को उनकी आभा से भांप सकते हैं। हो सकता है कि मुझमें भी यह आभा कीड़ा हो, जिससे उन्हें यह भ्रम हो कि मेरी आभा बहुत प्रबल है। ये सही है। हाँ, अगर यह सच है तो बात तो समझ में आती है। जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझे सीनियर कहा और बहुत सम्मान दिया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं तो बस एक नश्वर इंसान हूँ, तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। राघव मेहरा ने अपनी जांघ पर थपथपाया और उसे लगा कि सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन इस बार थप्पड़ उसके घायल पैर पर लगा और वह फिर से हौंफने लगा। लेकिन राघव मेहरा अभी भी बहुत खुश था। अगर ऐसा है तो मैं दूसरों की शक्ति का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए कर सकता हूँ। राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, यदि आपके पास कोई साधना नहीं है, तब भी आप साधना के सम्मान का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही राघव मेहरा शिकायत कर रहे थे, एक बच्चा अचानक बाहर से दौड़ता हुआ आया। एक अमर व्यक्ति शहर में आया है। बच्चा दौड़ता हुआ आया और हताश होकर यह वाक्य दोहरा रहा था। ये सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। बच्चा जिस अमर की बात कर रहा था, वह वास्तव में एक किसान था। वास्तव में कभी कभी कुछ अभ्यासी उनके शहर से गुजरते थे। वे आमतौर पर जल्दी में होने पर खाना लाना भूल जाते हैं, और जब कोई छोटा शहर आता है तो कुछ चीजें खरीदने के लिए रुक जाते हैं। ये सुनने के बाद राघव मेहरा इस व्यक्ति का उपयोग पानी का परीक्षण करने के लिए कर सकते थे। यदि उसका अनुमान सही होता तो अभ्यासी उसे देखकर अवश्य ही वरिष्ठ कह देते। राघव मेहरा ने अनिकासुरी की तरफ देखा और कहा, अनिकासुरी, घर पर ही रहो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और वापस आकर तुम्हारे लिए तरबूज लाऊंगा। ये सुनकर अनिकासुरी मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर खुशी से पत्थरबाजी का खेल जारी रखो। उसने इतना अभ्यास कर लिया था कि वह एक बार में 5 छोटे पत्थर पकड़ सकती थी। राघव मेहरा को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ, इसलिए वह कपड़े बदलने में बहुत आलसी हो गया और लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। जब वह सड़क पर गया तो उसने देखा कि बहुत से नगरवासी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घेरे हुए हैं। वह मुस्कुराया और झुककर अमर को पुकारा। कुछ नगरवासी तो अमर लोगों के साथ भाग्य पाने के लिए उपहार भी देते थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शहरवासियों के समूह का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि उनके साथ सुखद बातचीत की। जब बच्चे ने उससे जादू दिखाने को कहा तो वह उड़कर ऊपर आ गया। लोगों के सिर के ऊपर एक चक्र में उड़ना उनकी साधना का स्तर ठीक जिंदान स्तर पर है। वह पहले एक नश्वर शहर में पैदा हुआ था और बाद में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने के लिए उसने साधना में कड़ी मेहनत की, इसलिए वह नश्वर लोगों के प्रति विशेष रूप से दयालु है। जब राघव मेहरा ने देखा कि यह व्यक्ति उड़ सकता है तो उसने सोचा कि यह कोई साधक होगा, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा। जब शहरवासियों ने उन्हें देखा तो सभी ने विनम्रता से उन्हें मिस्टर मेहरा कहा। राघव मेहरा ने भी मुस्कुराकर उनकी ओर सिर हिलाया। अंत में राघव मेहरा जिंदन मंच पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास आए। इस समय राघव मेहरा का दिल धड़क रहा था।
मैं उम्मीद कर रहा था कि चिकित्सक अचानक झुकेगा, अपने हाथों की तुलना में अपना सिर नीचे करेगा और कहेगा, वरिष्ठ। तथापि जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने राघव मेहरा को आते देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, सर क्या बात है। काफी विनम्र लग रहा है। लेकिन इससे वह हासिल नहीं हुआ जो राघव मेहरा चाहते थे। राघव मेहरा ने पलकें झपकाईं, उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है। उसने पूछने की कोशिश की, हेलो, क्या आप मुझ में कोई अंतर देख सकते हैं? राघव मेहरा के अस्पष्ट प्रश्न सुनकर वह अधेड़ व्यक्ति थोड़ा उलझन में पड़ गया। इसका मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है? इसमें कोई अंतर नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया और वह केवल अपना सिर हिला सका। इस समय राघव मेहरा का दिल टूट गया था। फिर वह मुड़ा और अलविदा कहा। ध तेरी की, अगली बार जब कोई कहे कि मैं मजबूत हूँ, मैं सचमुच उससे नाराज हूँ। राघव मेहरा को अंततः समझ आ गया कि वह जहरीला व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये देवेंद्र मुर्मू, आरव और अन्य लोग थे। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? राघव मेहरा अवाक रह गया। अगर उसका दिमाग भी निकल आए तो भी उसे समझ नहीं आता। उसने अनिच्छा से एक तरबूज खरीदा और लड़खड़ाते हुए आंगन की ओर चला गया। मैं अब इसके बारे में और नहीं सोचना चाहता, बस मुझे जो भी नाम देना चाहो कहो। बहुत अधिक सोचने से आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। आरव के जाने के बाद जहां राघव मेहरा था, सबसे पहले हम वहां गए जहां ड्रैगन था, लेकिन ईशानी वर्मा गायब हो चुकी थी। जियाओलोंग ने आरव को देखा और हंसते हुए कहा, क्यों, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? जब वह ईशानी वर्मा और बाकियों पर हमला करने ही वाला था, तभी आरव ने कार्रवाई की। आखिरकार आरव को लगा कि हंसता साम्राज्य राघव मेहरा के काम आ सकता है, लेकिन जब वे लड़े तो नतीजा बराबरी पर रहा। आरव जानता था कि लड़ाई बेकार है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और मुड़कर गायब हो गया। वह उस पहाड़ की चोटी पर लौट आया जहां उसने अपना घर बनाया था। उन्होंने एक ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली और कहा, क्या ये तियानजुन टॉवर में है? कुछ क्षण तक आवाज संप्रेषित होने के बाद अंदर से आवाज वापस आई। हाँ, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज सुनाई दी। आरव की आंखों में एक ठंडी झलक उभरी और उसने गहरी आवाज में कहा, इस क्षण से हम हंशिता साम्राज्य को दबाने के लिए तियानजुन टॉवर की सारी ताकत का उपयोग करेंगे। आरव जिस पहाड़ पर था वहां पहले तो पहाड़ी हवा बह रही थी, लेकिन ये शब्द कहने के बाद वह अचानक बंद हो गई। आसपास का वातावरण बहुत ठंडा था। ध्वनि संचरण जेड पर्ची कुछ देर के लिए शांत हो गई, मानो दूसरा पक्ष स्तब्ध हो गया हो। तब ओपी, हाल ही में हंशिता साम्राज्य बहुत लोकप्रिय हो गया है और कई ताकतें उनके साथ मिल गई हैं। हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं आपको बताऊं कि हंशिता साम्राज्य की राजकुमारी ने कहा है कि जल्द ही हम तियानजुन बिल्डिंग को उनके साम्राज्य के चरणों में झुका देंगे, तो क्या आपको लगता है कि यह उचित है? ये कहते ही दूसरा पक्ष फिर से स्तब्ध रह गया। अगले ही पल दूसरी तरफ से आवाज भी ठंडी पड़ गई, मालिक, कृपया मुझे अपना आदेश दीजिए। आरव ने सख्ती से कहा, इस क्षण से तियानजुन बिल्डिंग के सभी सदस्यों को हंशिता साम्राज्य को दबाने के लिए संगठित करो। उन सभी ताकतों को धमकाओ जो उनके साथ सहयोग करती हैं। जो कोई भी उनके साथ फिर से सहयोग करने की हिम्मत करता है, वह हमारे तियानजुन बिल्डिंग का प्राणघातक दुश्मन बन जाएगा। हमें इस दमन युद्ध में शामिल होने के लिए हमारे तियानजुन बिल्डिंग के साथ सहयोग करने वाली ताकतों को भी संगठित करना होगा। मैं चाहता हूं कि उनका हंशिता साम्राज्य रातों रात अपनी मूल स्थिति में लौट आए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ध्वनि संचरण जेड पर्ची जल्द ही आया था। जी श्रीमान। आरव ने अंततः अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव दिखाया और एक और वाक्य जोड़ा, ओह, किसी को हंशिता साम्राज्य में भेजो, उनके सम्राट को ढूंढो और उसे बताओ उनकी एक अद्भुत बेटी है। राघव मेहरा तरबूज पकड़े हुए अपने आंगन में लौट आया। जब अनिका सूरी ने उसके हाथ में तरबूज देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पत्थर अपनी जेब में रखा और राघव मेहरा के पास दौड़ा। राघव मेहरा ने अनिका सूरी की ओर देखा, जिसने अभी अभी उसे पीटा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। अनिका सूरी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई ताकतवर है? राघव मेहरा की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उसे अब भी उम्मीद है कि वह मजबूत है। अनिका सूरी ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। राघव मेहरा थोड़ा उदास महसूस कर रहे थे।
लेकिन उसके पास अभी भी एक विचार था। शायद कमज़ोर व्यक्ति अपनी ताकत नहीं देख सकता, और मजबूत खिलाड़ी जैसे देवेंद्र मुर्मू और आरव, इसके स्थान पर एक कीड़ा है जो आंखों को ढकता है। राघव मेहरा ने खुद को ये सोचकर दिलासा दिया कि यह अभी भी संभव है। आखिरकार उसे लगा कि अभी जो मध्यम आयु वर्ग का आदमी था वह बहुत मजबूत नहीं था। अधिक से अधिक ये सिर्फ उड़ सकता है। अनिका सूरी ने राघव मेहरा के प्रश्न का उत्तर देने के बाद तरबूज लिया और रसोई में चली गई। उस त्वरित और उत्साहित नज़र ने राघव मेहरा को अवाक कर दिया। अनिका सूरी को तरबूज बहुत पसंद है। या क्यों न इस आंगन में जमीन का एक टुकड़ा लेकर उस पर फसल उगाई जाए। उसका यार्ड काफ़ी बड़ा है। वहाँ एक छोटा तालाब है जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस तालाब में एक छोटा सा झरना भी है और समय समय पर पानी निकलता रहता है, इसलिए पानी खत्म होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तालाब के बगल में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा विकसित किया गया है जहाँ तरबूज और कुछ सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए राघव मेहरा ने इसे अमल में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनिका सूरी को बुलाया। अनिका सूरी को अपने विचार बताइए। जब अनिका सूरी ने तरबूज लगाने के बारे में सुना तो वह तुरंत कुदाल देव को लेने के लिए दौड़ी। राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर वे दोनों व्यस्त हो गए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। छोटे तालाब के बगल में 10 वर्ग मीटर जमीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। राघव मेहरा ने परिणाम देखा, अपने माथे से पसीना पोंछा और काफ़ी संतुष्ट महसूस किया। इस समय उसने अनिका सूरी की ओर देखा और पाया कि अनिका सूरी बिना पसीना बहाए इतने लंबे समय से उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या वह कमज़ोर है, या क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अनिका सूरी एक किसान की संतान है। जमीन पर खेती करने के बाद अनिका सूरी तरबूज को काटने और उसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। पहले अपने हाथ धो लो, राघव मेहरा एक वयस्क की तरह चिल्लाया। हालांकि अनिका सूरी पहले ही रसोई में घुस चुकी थी। राघव मेहरा चुपचाप मुस्कुराए। उन दोनों ने जल्दी से एक तरबूज खत्म कर दिया। वास्तव में राघव मेहरा ने केवल कुछ छोटे टुकड़े ही खाए, बाकी को अनिका सूरी ने बाहर कर दिया। खाने के बाद राघव मेहरा ने तरबूज के बीज अलग रख दिए और अनिका सूरी को खेत में ले जाकर छोटे छोटे गड्ढों में डाल दिए। जब मिट्टी डालने का काम पूरा हो जाए तो कुछ समय पहले तैयार किए गए कृत्रिम उर्वरकों को मिट्टी में डालना शुरू करें और अंत में मिट्टी को ढक दें। बात खत्म करने के बाद राघव मेहरा ने फिर से अपने माथे से पसीना पोंछा। ये देखकर कि अनिका सूरी को अभी भी बिल्कुल पसीना नहीं आया था, उसने महसूस किया कि उसे चाय बनाने के लिए कुछ वुल्फबेरी बनानी होंगी। रात में आकाश तारों से भरा होता है। थका देने वाले दिन और पिटाई के बाद राघव मेहरा बिस्तर पर लेट गया और सो गया। गहरी नींद सो रहा हूँ। कमरा शांत होने लगा। आंगन के बाहर गतिविधि की हलचल थी। चंद्रा शोडा ने पूछा, सुनहरी मछली? अन्य सभी कलाकृतियां छोटे मछली तालाब की ओर देख रही थीं। गोल्डफिश ने कहा, इसे काम चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये कहने के बाद सुनहरी मछली ने जादुई हथियार की ओर देखा। छोटे कूड़ेदान, यहाँ दौड़ो, इस चीज को ले जाओ, इसे अपने अंदर समाहित करने के लिए मजबूर करो, इसे रूपांतरित होने दो और फिर यहाँ वापस आओ। जैसे ही सुनहरी मछली बोली, मछली तालाब के पानी से अचानक एक सुनहरा बुलबुला निकला। बुलबुला धीरे धीरे जादुई हथियार के सामने तैरने लगा। अमर हथियार ने सुनहरे बुलबुले को देखा और तलवार हिल गई। बहुत हैरान हूँ, इस बुलबुले में वास्तव में ताओवाद की लय व्याप्त है। जियानकी ने इन बड़े आदमियों के आदेशों को सुना और अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, ठीक है, मैं तुरंत जाऊंगा। जैसे ही वह बोला, सुनहरा बुलबुला अचानक उसके सामने से गायब हो गया और कैदाओ अचानक हंसा और बोला, अगर यह नहीं मानता है छोटे कूड़े, तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। ये सुनकर अमर अस्त्र भी हंसा, मैं समझ गया। ऐसा कहकर अमर हथियार चुपचाप आंगन से बाहर चला गया। फिर वह अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसमें डूब गया और गायब हो गया। कुछ देर तक आंगन शांत रहने के बाद कैदाओ और अन्य लोगों ने अचानक फिर से बातचीत शुरू कर दी। ये काला अजगर सचमुच थोड़ा अजीब है। इसके शरीर में बहुत सारा ड्रैगन रक्त सार है और मैंने पाया कि इसने उसका पूरा उपयोग नहीं किया है। इससे मुझे लगता है कि ड्रैगन बनने से पहले इसे ज़रूर कोई अवसर मिला होगा। कैदाओ ने कहा, मुर्गा,
जो अभी भी आड़ू के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, अंततः बोला, इसने अवश्य ही एक मरे हुए अजगर को खा लिया होगा। ये शब्द कहे जाने के बाद कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। तालाब में मौजूद सुनहरी मछली बोली, वाकई बहुत समय पहले एक अच्छा अजगर इस नश्वर संसार में आया होगा। उसकी मृत्यु का कारण शायद ये था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। केवल दिव्य लोक का कचरा ही ऐसे अच्छे अजगर को हरा सकता है। जहां तक इस काले ड्रैगन की बात है, अगर इसे कुछ समय के लिए मेरे पास रहने का समय मिला तो इसे ड्रैगन सार को पूरी तरह से अवशोषित करने और एक सच्चा ड्रैगन बनने का मौका मिलेगा। ताओ शू ने कहा, ऐसा लगता है कि भविष्य में ईश्वरीय क्षेत्र से कोई व्यक्ति नीचे आएगा, इसकी प्रबल संभावना है। चंद्राशोड ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ खेलने के लिए कोई है, यह अच्छी बात है। मुझे आश्चर्य है कि देवलोक के वे शिखर देवता और बुद्ध इन दिनों कैसे हैं। क्या उन्हें मेरी याद आती है? दाओ, ये जादुई कलाकृतियों से भरा एक कमरा। यह अजीब बात है कि वे तुम्हें याद करते हैं। तुम हमेशा दूसरों को धमकाते रहते हो। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए वे अपने वानर देव का आनंद लेते हैं। वे तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकते हैं? एक शांत घाटी के सामने अचानक एक काली दरार दिखाई दी। अमर हथियार बाहर आया और हवा में मंडराने लगा। इस समय चांदनी बिल्कुल सही है और पूरी घाटी काफी चमकदार और साफ है। लेकिन वहां शांति थी। वहां किसी भी जानवर की आवाज नहीं थी। केवल कभी कभी हवा और घास की सरसराहट की हल्की आवाज ही सुनाई देती थी। जादुई हथियार एक अंधेरी गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, और अभी इसी क्षण गुफा के प्रवेश द्वार पर अचानक दो विशाल लालटेन जल उठे। कुछ ही क्षण में लालटेन अचानक टिमटिमाने लगी। यह ऐसा था जैसे जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी आंखों में घबराहट उभर आती है। अमर अस्त्र ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। ये शब्द सुनकर दोनों लालटेनें और भी अधिक तीव्रता से टिमटिमाने लगीं। बाहर आओ, अमर हथियार ने कहा। अंदर का काला अजगर इस समय बहुत उलझन में था। वह अभी कुछ देर के लिए सोया ही था कि अचानक उसे एक तेज सांस का एहसास हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोलीं और बाहर देखा, लेकिन इसे न देखना ही बेहतर है। जब उसने गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक सुनहरी तलवार तैरती देखी तो उसका शरीर कांपने लगा। यह एक जादुई हथियार निकला। अमर अस्त्र के शब्द सुनने के बाद उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और वह कांपता हुआ अंधेरी गुफा से बाहर चला गया। बॉस, बॉस, क्या बात है? काला अजगर मूलतः काला था और इस समय अंधेरी रात में केवल उसकी आंखों में ही मंद रोशनी चमक रही थी और वह कांपते हुए बोल रहा था। दिन में तो वह अभी भी बहुत घमंडी था, लेकिन अब अंतहीन दबाव को महसूस करते हुए उसकी आदिम प्रवृत्ति ने उसे बताया कि उसके सामने का अस्तित्व केवल एक विचार से नष्ट हो सकता है। काले अजगर की बात सुनने के बाद अमर हथियार को अचानक लगा कि काले अजगर को वापस यार्ड में लाना उसके लिए अच्छी बात होगी। आखिरकार वह यार्ड में सबसे कमजोर था। अब इससे भी कमजोर कोई है और यह अंततः एक बार बॉस बन सकता है।